नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज़ इंडिया। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस ने एक पुराने वक्तव्य को कैसे नया वक्तव्य बना दिया है। प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, ना खाया, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, और इस समय आप समझ लीजिए नया जो वक्तव्य है वो ये है, ना जाऊंगा, ना जाने दूंगा। अब ये वक्तव्य जो है ये कोरोना वायरस पर ठीक बैठता है, देश की सरकार पर भी ठीक बैठता है और देश के हालात पर ठीक बैठता है। और वो इसलिए कि इस समय जिस तरह के हालात देश में हैं, ऐसे कोई भी इम्कान नहीं है कि कोरोना वायरस की जो महामारी है ये जल्दबाजी में हमको छोड़ देगी। अभी तक दुनिया में इसका कोई भी इलाज है वो नहीं हो पाया है। दुनिया के मुल्क अभी भी इससे त्रस्त हैं और हर रोज अगर आप उठा के देखें तो अब 40 लाख से ऊपर जो है वो आंकड़ा जा चुका है। हिंदुस्तान में कुल 60,000 के आसपास लोग इससे संक्रमित हैं और आप अगर 90 उन लोगों को जोड़ लें जो घर जाते समय कहीं ना कहीं किसी तरह से मारे गए हैं, तो जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 2000 पार कर गया है। और अभी भी जो ग्राफ हिंदुस्तान में है, सरकार कितना भी जोर देकर बोले कि जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 25 जो मुल्क हैं उनमें अगर कोरोना वायरस का हम एक ग्राफ बनाएं, उन सभी मुल्कों का जो 25 सबसे ज़्यादा संक्रमित मुल्क दुनिया भर में हैं, तो वो आपको ऐसे दिखाई देता है। इसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा है जहां पर ग्राफ ऊपर गया है लेकिन अभी भी नीचे नहीं आ रहा है। उसको वहां पर फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हज़ारों लोग रोज़ मारे जा रहे हैं। इटली में इस पर थोड़ा काबू पा लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम में कोई काबू नहीं है। स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम में देखें कोई काबू नहीं है। ब्राज़ील अभी भी ये ऊपर जा रहा है। जर्मनी ऊपर जा रहा है। और नीचे आप देखें तो इक्वाडोर के बाद इंडिया जो है वो एकदम से अब ऊपर जाने लगा है जब से लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई है। तो ये पूरा लेखा जोखा है सारे मुल्कों का आज का, और इससे ये साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है और तेजी से ऊपर जा रहा है। और ये तब जबकि 47 दिन गुजर चुके हैं लॉकडाउन को, और लॉकडाउन में जो थोड़ी ढील दी गई थी 3 मई को, उसके बाद से और ज़्यादा केसेस आना शुरू हो गए हैं और हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसी दौरान तो ये हो गया, ना जाऊंगा, कोरोना ने कह रखा है कि मैं नहीं जा रहा कहीं पर, और ना जाने दूंगा। दूसरी तरफ सरकारें जो हैं वो जो मजदूर हैं उनको घर भेजने से हिचकिचा रही हैं। काफ़ी सारी जो रेलगाड़ियां हैं वो लगाई गई और काफ़ी सारे जो बसें थीं उनसे लोगों को वापस भेजा गया। विदेश से सरकार ने पूरा का पूरा एक मिशन छोड़ दिया है वंदे भारत करके, जिससे कि विदेशों से लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा रहा है। लेकिन लोग वापस हिंदुस्तान में जो है वो नहीं जा रहे हैं और वो रोज़ सड़कों पे आ रहे हैं। सूरत शहर में कम से कम 10 बार वो सड़कों पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी इनकी संख्या है और कितने ये बेचैन हैं घर वापस जाने के लिए। लेकिन कोरोना का ये कहना है, ना जाने दूंगा। सरकार का भी ये कहना है कि ना जाऊंगा, ना जाने दूंगा। तो ये लोग हैं सूरत की सड़कों पर, और रोज़ आप देख रहे हैं कि ये बाहर निकल के आते हैं अपने घर जाने के लिए। इनका कहना है कि हमको ना आपका खाना चाहिए, ना आपका की सहायता चाहिए, हमको सिर्फ घर जाना है। लेकिन इनको घर नहीं जाने दिया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके पीछे क्या कारण है हम आपको ये भी बताएंगे। सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदुस्तान जो है उसने कोरोना वायरस के इस महामारी से ये सिद्ध कर दिया है कि हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग हैं जो राज करते हैं और एक वो लोग हैं जो हिंदुस्तान चलाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान चलाते हैं और ये अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान पर राज करते हैं वो इन्हें वापस भेजना नहीं चाहते। सालों से ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर जो हिंदू संस्थाएं थीं, जो हिंदू राज थे, उन्होंने कहीं बाहर जाकर और
शक्ति से या बलपूर्वक कहीं पर राज नहीं किया। पूरे के पूरे आप अगर चले जाएं तो सुदूर पूर्व के जितने भी देश हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, बाली है, वहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ, हिंदुज़म का भी बहुत वहाँ पर प्रचार हुआ, और वहाँ पर बिना तलवार के हमने जो उपनिवेश अपना बिना बनाए लोगों को अपने साथ कर लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान के अंदर इस समय हमने खुद उपनिवेश बनाया हुआ है। अमीर जो हैं या सरकार जो है वो राज करती है, और गरीब जो है वो कॉलोनाइज्ड है। जिस तरह से एक समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को उपनिवेश बनाया था, वैसे ही आज हिंदुस्तान ने अपने ही लोगों को उपनिवेश बनाया हुआ है, जो आज़ादी चाहते हैं, और लोग सड़क पर निकल रहे हैं। वापस लौटते हैं और आपको कुछ आंकड़े बताते हैं कि इस समय क्या हालात है। तो ये है डेली केसेस। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 7 मई के दिन सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए, 3,900 से भी ज़्यादा, और वो नीचे जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये डेली केसेस हैं। रिकवरी, ये एक अच्छी बात है कि रिकवरी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए। 30% से भी कम लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं, और जो मरने वालों की संख्या है वो दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये है। आगे और देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि जितने भी हम ये कहते हैं कि जो कर्व है फ्लैट हो रहा है, ये सारे आंकड़े जो हैं ये हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, कि आप देख सकते हैं कि कंफर्म्ड केसेस कितने हैं और डेली केसेस कितने आ रहे हैं। तो कंफर्म्ड केसेस में ये 2 हफ्ते में अगर आप देखें अप्रैल 24 से लेकर अब तक, तो आप पाएंगे कि मई के शुरुआत में 3 मई को अचानक से ये बढ़ना शुरू हुआ, और फिर उसी स्तर पर जाकर ये अटक गया है और बढ़ रहा है। और साथ ही जो एक्टिव केसेस हैं वो भी कम नहीं हो रहे हैं, और वो भी उतने ही हैं, और जो रिकवरीज हैं वो उनमें थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी थी, और वो भी अब कम होती हमको दिखाई दे रही हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान में 15.5 लाख तकरीबन लोग जो हैं वो जनवरी के महीने में, जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आए थे, जो कि कोरोना वायरस को लेकर के आए थे। उनकी मॉनिटरिंग नहीं की गई, उनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई, और उसका जो खमियाजा है वो पूरे मुल्क को इतनी बुरी तरह से भुगतना पड़ रहा है, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो गई है। मूडीज जो संस्था है, रेटिंग संस्था है, उसका ये कहना है कि इस साल हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो प्रगति की दर, जिसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं, वो 0 हो गई। और 0 का जो हिंदुस्तान में ही इसकी ईजाद की गई थी, और 0 जो है वो हमारी अब अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो है वो आती जा रही है। कहाँ पर गलती हुई? अब अगला जो ग्राफिक है वो ध्यान से देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि गलती जो है वो कहाँ पर हुई। ये टोटल केसेस हैं, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में, अगर हम राज्यों को उठा करके देखते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर केसेस हैं। इस समय वहाँ पर 18,000 से भी ऊपर, 19,000 से भी ऊपर इस समय केसेस हो गए हैं। उसके बाद गुजरात का नंबर है, उसके बाद दिल्ली का नंबर है, उसके बाद तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस इस समय मौजूद हैं, और इनमें कई राज्य ऐसे हैं जहाँ से लोग जाना चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु से लोग वापस जाना चाहते हैं। और वो कहाँ जाना चाहते हैं? वो मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं, वो उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, वो पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं, और वो बिहार जाना चाहते हैं। तो ये साफ साफ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं वहाँ से लोग भाग रहे हैं, और उस तरफ भाग रहे हैं जहाँ पर केसेस कम हैं और जो उनके घर हैं। अब अगर आप देखें कि कहाँ पर ये केसेस कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हमने आपको ग्राफिक दिखाया था 4 मई को, लॉकडाउन में ढील देने के अगले दिन, कि किस तरह से 78% के आसपास जितने भी केसेस हैं या जो मौतें हैं हिंदुस्तान में, वो इन 20 राज्यों में हुई हैं। और आप देख सकते हैं इन 20 राज्यों में ज़्यादातर वो राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, जहां पर लोग बाहर से आते हैं और जहां पर वो काम की तलाश में पहुंचते हैं, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो
गुंटूर हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो चेन्नई हो, जयपुर है। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं कामकाज के लिए। और अब अगर हिसाब लगा के देखें मोटा मोटा, तो हिंदुस्तान की कोई 80% जो जीडीपी है वो इन 20 क्षेत्रों में, इन 20 बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, इनमें मौजूद है। और आज सरकार को ये लगा कि हमको ये बताना चाहिए लोगों को कि बहुत ज़्यादा फैला नहीं है, बहुत कम जगह में ये सिमटा हुआ है, इसलिए सरकार ने ये आंकड़ा जारी किया है। नीति आयोग का आंकड़ा है, देख लीजिए आप इसे। और जो बात हमने पहले कही थी वो सरकार आज कह रही है कि 15 जो कुल इस समय डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में सरकार का कहना है कि 68%, 68% जो केस हैं वो सिर्फ इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के कुल केसेस का 16% से ज़्यादा महाराष्ट्र में है, और दिल्ली में 11% से ज़्यादा है, गुजरात में 9% से ज़्यादा है, तमिलनाडु में 5% से ज़्यादा है। और इस तरह से इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं, जो अंतिम जो कॉलम है इसमें देखिए कि कंट्रीब्यूशन जो है स्टेट का कितना है। तो महाराष्ट्र में मुंबई जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 61% जो लोग हैं, दिल्ली में तो सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो रेड जोन में हैं। अहमदाबाद 71% जो केस गुजरात के हैं वो अहमदाबाद से आते हैं। 49% जो केस हैं तमिलनाडु के वो चेन्नई से आते हैं। पुणे में 12% केस हैं पूरे महाराष्ट्र के। इंदौर में 52% केस हैं पूरे मध्य प्रदेश के। और जयपुर में 32% केस हैं पूरे राजस्थान के। कोलकाता में 52% केस हैं पूरे पश्चिम बंगाल के। हैदराबाद में 60% केस हैं पूरे तेलंगाना के। और मध्य प्रदेश भोपाल में 19% केस हैं पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये केसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और सरकार को ये चाहिए था कि लॉकडाउन लगाने से पहले ये केसेस इन शहरों पर अगर सरकार की नज़र होती और सरकार ने ये लॉकडाउन सिर्फ इन डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया होता, 15 डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं, 68% केसेस जहाँ से आते हैं, तो जिस तरह का हाहाकार इस समय मचा हुआ है, जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं, पटरियों पर सो रहे हैं, गाड़ियाँ उनके ऊपर से निकल रही हैं, और जहाँ तहाँ जो सड़क पर वो चल रहे हैं और वो दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं, ऐसे कुल लोगों की संख्या एक अखबार ने इकट्ठा की है, कोई 75 है, और उसमें वो 16 लोग शामिल नहीं हैं जो कि औरंगाबाद में पटरी पर सो रहे थे और उनके ऊपर से रेल गुजर गई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कुल 91 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से नहीं, लेकिन कोरोना वायरस से उपजी हुई समस्याएं जो हैं उसकी वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। तो ये किसकी गलती थी आगे चल के मालूम पड़ेगा, इसके ऊपर विचार होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस लॉकडाउन का जो असर है वो हिंदुस्तान पर बिल्कुल नहीं हुआ है। एक बार फिर देखिए आप कि किस तरह से किस मुल्क में लॉकडाउन किया गया और उसके बाद में उसका असर दिखाई देने लगा। जर्मनी में 6 दिन के बाद में केसेस कम होने लगे, इटली में 12 दिन के बाद में केसेस कम होने लगे, और इंग्लैंड में 20 दिन के बाद में केसेस कम होने लगे। बेल्जियम में 30 दिन का लॉकडाउन हुआ बड़ा लंबा, और तब केसेस कम होने लगे। लेकिन हिंदुस्तान में 47 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को, और केसेस जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और लॉकडाउन में ढील के बाद ये केसेस और ज़्यादा हो गए, जैसे आप देख सकते हैं 7 मई को, यानी कि लॉकडाउन जो है वो हमारे मुल्क में एक तरह से हम कह सकते हैं पूरी तरह से कारगर नहीं रहा। अब बड़े बड़े आंकड़े आपने देखे होंगे, लोग रोज़ आपको टेलीविज़न पर दिखाते हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 1.5 लाख लोग मारे जाते और कई लाख लोग जो हैं इसका शिकार हो जाते। तो ये वही एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम और आप जो हैं मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं और भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं कि मेरे पे जितनी भी आपत्तियां आ रही हैं उससे ज़्यादा आपत्तियां आ जाती अगर भगवान ने मेरा ख्याल नहीं रखा होता तो। क्योंकि अगर आप तार्किक रूप से देखें तो लॉकडाउन का असर आंकड़े बताते हैं कि वो हिंदुस्तान में उतना कारगर नहीं है जितना दूसरे मुल्कों में था। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर लॉकडाउन ये सरकार नहीं होती तो 20 लाख लोग मारे जाते,
उसका कोई जवाब नहीं है। तो कुतर्क जो है वो अब पूरी तरह से शुरू हो गया है और उस कुतर्क की वजह से हम इस बीमारी से नहीं लड़ पा रहे हैं। कोरोना वायरस इमोशन से नहीं जाएगा, कोरोना वायरस ताली बजाने से नहीं जाएगा, कोरोना वायरस थाली बजाने से नहीं जाएगा, दिए जलाने से नहीं जाएगा, फूल बरसाने से नहीं जाएगा। कोरोना वायरस तब जाएगा जब हम और आप नंबर 1 ये ख्याल रखेंगे कि हम किसी के संपर्क में ऐसे व्यक्ति के में ना आए जिसे कोरोना वायरस है। अपना हम ख्याल रखें। और अब ये बात वैश्विक रूप से तय हो गई है कि इस वायरस का संक्रमण सिर्फ जो ड्रॉपलेट्स हैं, खांसने से, छींकने से, थूकने से जो ड्रॉपलेट्स बनती हैं, ये उसकी वजह से होता है। और अगर आप अपने हाथ लगातार धोते रहें, अगर आप एक दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं, हालांकि ये गलत शब्द है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चाहिए हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग चाहिए, क्योंकि सोशल सॉलिडेरिटी की इस समय ज़रूरत है कि हर एक आदमी दूसरे आदमी का अगर ख्याल रखे। इसमें यह नहीं है कि हम अपना सिर्फ ख्याल रखें, हम दूसरे का ख्याल रखें कि जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी कोरोना वायरस हो सकता है और हम उससे दूर रहें, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम जब तक आप पर टेस्ट नहीं हुआ कि आपको कोरोना से आप पीड़ित हैं या नहीं हैं, क्योंकि सिम्टम्स जो हैं वो कई लोगों में, ज़्यादातर लोगों में दिखाई इसके नहीं देते। तो लॉकडाउन हमने देखा ही नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग सड़कों पर बाहर निकल के आ रहे हैं, एक बार फिर आपको हम दिखाते हैं, ये जो लोग सड़कों पर बाहर निकल के आ रहे हैं और बिल्कुल एकदम डेस्परेट हैं और घबराए हुए हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, ये किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जितने भी रूल्स बनाए हैं सरकार ने, उसका पालन इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ ये कहते हैं कि सरकार ने हमको यहाँ पर बंधक बना के रखा हुआ है और हम जाना चाहते हैं। और एक बार फिर मैं इसी बात पर आऊँगा कि हिंदुस्तान इस समय शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कि अपने मजदूरों को बंधक बनाना चाहता है ताकि वो काम पर वापस लौटें और अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करें। ये सभी लोग सूरत इसलिए पहुंचे थे कि उनको एक अच्छा भविष्य चाहिए था। किसी को बच्चे की पढ़ाई करनी थी, किसी को मकान की किस्त देनी थी, किसी को अपने भरण पोषण करना था, बूढ़े माँ बाप को पैसे वापस घर भेजने थे। ये वो लोग इस वजह से सूरत गए थे। और सूरत क्योंकि ठप पड़ा हुआ है, वहाँ पर जो हीरे का जो उद्योग इतना बड़ा समझा जाता है वो तक ठप पड़ा हुआ है। तो ये लोग जो है वापस जाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें भविष्य जो है वहाँ पर नज़र नहीं आता। और पुलिस सामने खड़ी हुई है और पुलिस जो है वो उन्हें वापस भेज रही है। पुलिस से बचने के लिए ये लोग सड़क की बजाय रेल की पटरियों पर चल रहे हैं और रेल की पटरियों पर जैसे हमने देखा एक भयंकर हादसा भी हो चुका है। तो इस समय मुर्गी और अंडे वाली स्थिति जो है हिंदुस्तान में हो गई है कि जब तक आप अर्थव्यवस्था को नहीं खोलेंगे तब तक लोगों की भलाई नहीं होगी, लोगों के लिए जो रोजगार हैं वो पैदा नहीं होंगे। लेकिन लोगों के लिए रोजगार पैदा नहीं होंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था को आप खोल नहीं सकते, क्योंकि लोग जो हैं जो इसमें काम करते हैं अर्थव्यवस्था में वो वापस जाना चाहते हैं। तो पहली बार हिंदुस्तान अपने गरीबों से दो चार हो रहा है टेलीविजन के जरिए, और वो देख रहा है कि किस तरह से सड़कों पर लोग चल रहे हैं और किस तरह से ये जो गरीब हैं हिंदुस्तान के, यही इस मुल्क को चलाते हैं। अब इनको वापस ना भेजने के लिए मुहिम जो है वो शुरू हो रखी है। जिनको वापस भेजा गया है वो शायद वापस अब कभी ना आए, और वो इसलिए क्योंकि सरकारों ने अब जो श्रम कानून है उनको ढीला करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ये शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अगर देखें जिस तरह से लेबर लॉज ढीले किए गए हैं तो उसमें ये साफ है कि अब जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि सबके लिए बाथरूम होना चाहिए, सबके लिए विश्राम का समय होना चाहिए, सबको लंच ब्रेक मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें खत्म हैं उसमें। ओवर टाइम जो है उसके कोई नियम इस समय नहीं है। हायरिंग और फायरिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो हम किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं? क्योंकि कोरोना वायरस हो, चाहे सरकार हो और चाहे वो हालात हों, उसका कहना यही है कि ना जाऊंगा और ना जाने दूंगा, और इसमें पूरा का पूरा हिंदुस्तान इस समय फंसा हुआ है। फिर मिलेंगे,
नमस्कार।